प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुगल कालीन संस्कृति के अंतर्गत मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था पर आप चर्चा करेंगे। मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था पर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था देखिए, मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था आपको देखने तो जो मुगल शासक थे, तो मुगल शासक साम्राज्य निर्माता कुशल प्रशासक होने के साथ साथ सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी गहरी रुचि रखते थे। वो शिक्षा साहित्य कला के विकास में रुचि रखते थे। महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुगल शासकों में अगर देखा जाए तो कई शासक स्वयं बहुत शिक्षित हुए और इसलिए वो शिक्षा के विकास में भी रुचि रखे, और कुछ अन्य शासक जो शिक्षित भी नहीं थे उन्होंने भी शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया। तो मुगल काल में शिक्षा का क्या होता है, व्यापक विकास होता है, क्योंकि मुगल शासक स्वयं शिक्षित थे। उन्होंने शिक्षा के विकास में क्या करते हैं, रुचि दर्शाते हैं, और इसलिए शिक्षा का विकास हुआ। इस काल में प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों की व्यवस्था की गई। प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती थी और उच्च शिक्षा भी। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गैर धार्मिक शिक्षा का भी क्या होता है, विकास होता है। तो ये मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था की एक आउटलाइन, एक भूमिका हमने आपको बताई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस्लामी शिक्षण संस्थाएं देखिए, मुगल काल में अगर देखा जाए तो जो शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक इस्लामी शिक्षा व्यवस्था, दूसरी हिंदू शिक्षा व्यवस्था। और जब इस्लामी शिक्षा व्यवस्था है उसी के अंतर्गत इस्लामी शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, ठीक है। अब जो इस्लामी शिक्षण संस्थाएं हैं ये मुख्यतः दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहली चीज तो आप देखेंगे कि इस्लामी शिक्षण संस्थाओं में मकतब का निर्माण हुआ, ठीक है, और दूसरे मदरसा का निर्माण हुआ। क्या हुआ, मदरसा, मकतब एवं मदरसा। अब ये जो मकतब होते थे ये वास्तव में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र होते थे, और मुगल शासकों के द्वारा गांव और शहरों में, हर जगह गांव में भी और शहरों में ये मकतब स्थापित किए गए। अब इन मकतबों में अगर देखा जाए तो अरबी फारसी का अक्षर ज्ञान कराया जाता था। उसके साथ साथ कुरान और हदीस की शिक्षाएं भी मकतब में दी जाती थी। तो बिल्कुल जो प्रारंभिक शिक्षा है ये मकतबों में दी जाती थी। और अब इनका संचालन मुख्यतः अगर देखा जाए तो मुगल शासकों के द्वारा इन मकतबों को कुछ भूमि अनुदान दिया जाता था, और उस भूमि अनुदान से जो भी राजस्व प्राप्त होता था उससे मकतब का खर्च चलता था। तो मकतब समझ गए, ये प्रारंभिक शिक्षा केंद्र होते थे। प्राइमरी एजुकेशन यहाँ दी जाती थी, ठीक है। गांव में भी होते थे, शहरों में भी होते थे, और यहाँ अक्षर ज्ञान के साथ साथ अरबी फारसी का अक्षर ज्ञान कराया जाता था। उसके साथ साथ आप देखें कुरान हदीस की शिक्षाएं भी दी जाती थी, ठीक है। और यहाँ खर्च चलाने के लिए शासकों के द्वारा भूमि अनुदान दिया जाता था, ठीक है। ये मकतब का स्वरूप है, ये एक शिक्षण संस्था। फिर मदरसा को अगर देखें तो मदरसा क्या है, ये इस्लामी शिक्षा में अगर देखा जाए तो ये उच्च शिक्षा के केंद्र है। यहाँ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, और ये
मदरसों की स्थापना प्रमुख शहरों में होती थी, प्रमुख शहरों में। तो मदरसे कहाँ स्थापित होते थे? प्रमुख शहरों में मदरसों की स्थापना की जाती थी। ठीक है। अब इन मदरसों में अगर आप देखें तो इन मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें इस्लामी धर्मशास्त्र कह सकते हैं, इस्लामी धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। और फिर इस्लामी धर्मशास्त्र के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर व्याकरण, साहित्य, इनकी अरबी फारसी साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभ में तो यहाँ मुख्यतः इन्हीं विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अकबर के समय से अगर आप देखेंगे तो इन मदरसों में गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी शुरू की गई, व्यवहारिक शिक्षा भी दी जानी शुरू हो गई। अब आप देखेंगे कि इन मदरसों में गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, इन सब की शिक्षा दी जाने लगी। तो ये सब विषय मदरसों में पढ़ाए जाते थे। ठीक है। अब मदरसों का खर्च अगर देखा जाए तो मुगल शासकों द्वारा इन मदरसों को भी भूमि अनुदान दिया जाता था और उन्हीं भूमि अनुदानों से इनका खर्च चलता था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये दो प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थाएं थीं। यद्यपि इनके अतिरिक्त, इन दो प्रमुख संस्थाओं के अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो सूफी संतों की खानकाह होती थी, खानकाहें, इन खानकाहों में भी इस्लामी शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन मुख्यतः आपको मकतब और मदरसा, ये प्रमुख शिक्षण संस्थाएं यही दो होती थी। ठीक है। तो ये हमने आपको जो है इस्लामी शिक्षण संस्थाओं के बारे में बताया। अब आगे अगर आप देखें तो मुगल शासकों द्वारा शिक्षा का विकास, देखिए इस समय और हर युग में आप देखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य यही होता था कि मानव गुणों का सर्वांगीण विकास करना, मानव के गुणों का हर तरह से विकास करना, ये उद्देश्य होता। उसके नैतिक चरित्र का उत्थान करना, ये उद्देश्य होता था। फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाना हो, धर्म के क्षेत्र में जाना हो, न्याय व्यवस्था में जाना हो, प्रशासन में जाना हो, या किसी अन्य क्षेत्र में जाना हो, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य थी। और इसलिए मुगल शासकों ने शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक आप देखेंगे कि सभी शासकों ने शिक्षा के विकास में, शिक्षा संस्थाओं के निर्माण में गहरी रुचि दिखाई और क्रमिक रूप से शिक्षण संस्थाओं का क्या होता गया? विकास होता गया, जहां बड़े बड़े विद्वान, मौलवी, यहाँ तक कि विदेशों से आए मुस्लिम विद्वान यहाँ शिक्षा प्रदान करते थे। अब आप मुगल शासकों द्वारा शिक्षा का विकास में अगर देखा जाए तो हम अगर बाबर के समय से देखते हैं तो बाबर स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था और शिक्षा के विकास में रुचि ली। यद्यपि इसका अधिक समय युद्धों में व्यतीत हुआ, इसको बहुत कम समय मिला कि जो अन्य कार्य कर सके, लेकिन फिर भी शिक्षा के विकास में इसके योगदान को देखा जा सकता है। बाबर जो है जब मुगल शासक बना तो इसने अपने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे, जो देखते थे, ये एक विभाग होता था, तो बाबर ने अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री सैयद अकबर अली को निर्देश दिया
कि वो अनेक मदरसों और मकतबों का निर्माण कराएं। यानी बाबर ने जो है अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री, जिनका नाम सैयद अकबर अली था, उसको क्या निर्देश दिया कि आप अनेक मदरसों का निर्माण कराएं, अनेक मकतबों का निर्माण कराएं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा आती है। बाबर ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना कराई, दिल्ली में मदरसा की स्थापना कराई और यहाँ विद्वानों को नियुक्त किया। तो बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ मदरसे का निर्माण कराया? दिल्ली में, और यहाँ विद्वानों को नियुक्त किया था। इसने आगरा में भी मदरसे का निर्माण कराया। तो बाबर के समय से ही आप देखेंगे कि शिक्षा के विकास का कार्य प्रारंभ हो गया था। फिर आगे अगर आप देखें हुमायूं के समय में, तो हुमायूं को भी शिक्षा में गहरी रुचि थी और हुमायूं ने भी आप देखेंगे कि दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना, दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना कराई। फिर आप देखेंगे कि हुमायूं मदरसे के साथ साथ दिल्ली में एक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया, दिल्ली में एक पुस्तकालय का भी इसने निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये तथ्य दर्शाता है कि हुमायूं को जो है शिक्षा में काफ़ी रुझान था, शिक्षा में काफ़ी लगाव था शिक्षा से, और उसने न केवल मदरसे का निर्माण कराया बल्कि उसने पुस्तकालय का भी निर्माण कराया था। तो हुमायूं के समय में भी शिक्षा का विकास होता रहा और इन मदरसों में बड़े बड़े विद्वान को नियुक्त किया जाता था। फिर आगे अकबर का समय आया और अकबर के समय में चूंकि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई, विद्वानों को संरक्षण भी अकबर अन्य की तुलना में अधिक देना प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे कि इसके समय में विदेशों से भी बड़े बड़े विद्वान इसके दरबार में आते थे और अनेक विदेशी विद्वानों को जो है यहाँ मदरसों में नियुक्त किया जाता था। तो अकबर के समय में आप देखेंगे कि मदरसों का व्यापक विकास हुआ। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली आदि स्थानों पर मदरसों का निर्माण कराया और यहाँ बड़े बड़े विद्वानों को, विदेशी विद्वानों को शिक्षा देने के लिए इसने नियुक्त किया। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, और यहाँ विदेशों से आए जो है विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे। अकबर इन मदरसों के संचालन के लिए भारी मात्रा में भूमि अनुदान प्रदान किया। अकबर के समय में ही अगर देखा जाए तो अकबर की एक धाय माँ, नाम सुने होंगे, अकबर की धाय माँ माहम अनगा, इन्हें भी शिक्षा से बड़ा लगाव था। माहम अनगा, इन्हें भी शिक्षा से बड़ा लगाव था और अकबर पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी था। आप देखेंगे कि अकबर के समय में माहम अनगा ने दिल्ली में जो पुराना किला है, तो दिल्ली के पुराना किले में इन्होंने आप देखेंगे कि खैरुल मंजिल नामक ये मदरसे का निर्माण कराया। खैरुल मंजिल, इसी को मदरसा ए बेगम के नाम से भी जाना जाता है, मदरसा ए बेगम के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए कि अकबर के समय में माहम अनगा ने भी शिक्षा के विकास के लिए अपनी तरफ से योगदान दिया और इन्होंने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया और इसी मदरसे को मदरसा ए बेगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों को नियुक्त किया गया जो दिल्ली के लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। और फिर अकबर ने, आपको हमने बताया कि मदरसों में जो है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गैर धार्मिक शिक्षा की शुरुआत कराई, व्यवहारिक शिक्षा की शुरुआत कराई थी। ठीक है, अब अकबर के बाद अगर देखें तो अकबर के बाद जहांगीर शासक बना
जहांगीर स्वयं बहुत शिक्षित व्यक्ति था और आप देखेंगे कि जहांगीर ने भी शिक्षा के विकास में विशेष योगदान दिया। जहांगीर के समय में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा और आगरा के साथ साथ अनेक स्थानों पर इसने मदरसों का निर्माण कराया था। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों को इसने नियुक्त किया। जहांगीर के समय की एक और सूचना मिलती है कि जहांगीर के समय में आप देखेंगे कि राज्य द्वारा जब्त की गई जो लावारिस संपत्ति होती थी, तो जब्त की गई लावारिस संपत्ति का उपयोग जो है वो मदरसों के निर्माण में किया जाता था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात की देखिए, एक मदरसों के निर्माण के लिए एक स्रोत भी विकसित हो गया और फिर मदरसों के खर्च के लिए राज्य की तरफ से अनुदान भी दिया जाता था। ठीक है, तो जहांगीर को भी शिक्षा में रुचि थी। जहांगीर के बाद जब शाहजहां शासक बना तो शाहजहां भी शिक्षा के विकास में रुचि दर्शाई। इसने आगरा और दिल्ली में अनेक मदरसों का निर्माण कराया। आप देखेंगे कि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और दिल्ली में इसने शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया और इसी शाहजहानाबाद नगर में आप देखेंगे कि इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया लाल किले से बाहर। अब शाहजहां ने जामा मस्जिद के आसपास अनेक मदरसों का निर्माण कराया। तो इसने अनेक मदरसों का क्या कराया? निर्माण कराया जामा मस्जिद के आसपास। दिल्ली में आप देखेंगे कि एक पुराना मदरसा था दारुल बका, तो शाहजहां ने इस दारुल बका नामक मदरसे का पुनर्निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, रिनोवेशन कराया और फिर अपने जो काजी उल कुजात थे, मुख्य न्यायाधीश थे, हाँ, मौलाना सदरुद्दीन, तो मौलाना सदरुद्दीन को जो है इसने यहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। ठीक है, ये काजी उल कुजात या मुख्य न्यायाधीश थे शाहजहां के समय में और वो इस मदरसे के प्रधानाचार्य थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाहजहां के समय में शिक्षा का व्यापक विकास हुआ। इस काल में आप देखेंगे खगोल शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। तो शिक्षा के लिए व्यापक विकास शाहजहां के समय में देखने को मिलता है। अब शाहजहां के बाद आप देखेंगे कि जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब भी शिक्षा में आप देखेंगे कि काफी रुचि रखता था। तो औरंगजेब के समय में भी शिक्षा का विकास हुआ, इसने भी शिक्षा के विकास में योगदान दिया। औरंगजेब के समय में आप देखेंगे कि अनेक स्थानों पे मदरसों का निर्माण हुआ। इसने आगरा, दिल्ली, लाहौर, सरहिंद, सियालकोट, लखनऊ, अनेक स्थानों पर मदरसों का निर्माण कराया। इसने दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली में इसने मदरसा ए रहीमिया की स्थापना कराई थी। ठीक है, मदरसा ए रहीमिया की स्थापना कराई थी। दिल्ली में औरंगजेब की एक पुत्री थी जेबुन्निसा, इसने दिल्ली में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था। तो इस तरह से औरंगजेब ने भी शिक्षा के विकास में विशेष योगदान दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबर के समय से लेकर के औरंगजेब के समय तक शिक्षा का निरंतर विकास होता रहा।
अब आप देखेंगे कि मुगल काल में इस्लामी शिक्षा के केंद्र में के रूप में मुख्यतः आगरा, दिल्ली ये ज़्यादा विकसित हुए। फिर लाहौर, सियालकोट, सरहिंद, लखनऊ, जौनपुर, अजमेर, ग्वालियर, इसके अतिरिक्त बंगाल, गुजरात, कश्मीर, यहाँ भी अनेक शिक्षा केंद्र विकसित हुए। तो ये सब शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। लखनऊ में आप देखेंगे कि लखनऊ के मदरसे में न्याय शास्त्र की बड़ी विशेष रूप से पढ़ाई कराई जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल शासकों के द्वारा निरंतर शिक्षा का विकास किया गया। अब देखते हैं कि मुगल काल में हिंदू शिक्षण संस्थाएं एवं केंद्र। देखिए, मुगल काल में अगर आप देखें तो इस्लामी शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा का भी विकास हुआ। यद्यपि जब प्रारंभ में तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ तो तुर्क आक्रांताओं ने अनेक शिक्षण संस्थाओं को, जो भारतीय शिक्षण संस्थाएं थीं, उनको नष्ट कर दिया गया। आप देखेंगे कि तुर्कों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, सोमपुर बौद्ध विहार सबको नष्ट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि अनेक मठ और मंदिर अभी भी विद्यमान थे। मठ और मंदिर तो तुर्क आक्रांताओं के द्वारा यद्यपि अनेक शिक्षण संस्थाओं को, हिंदू शिक्षण संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था, फिर भी इस काल में अनेक मठ और मंदिर विद्यमान थे। अब यही मठ और मंदिर वास्तव में हिंदू शिक्षा के केंद्र बने। तो हिंदू शिक्षा के केंद्र के रूप में मठ और मंदिर होते थे। अब इन मठ मंदिरों में बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, धर्माचार्य रहते थे। तो यही विद्वान, धर्माचार्य लोग जो है वो शिक्षा प्रदान करते थे। अब इन मठ मंदिरों में आप देखेंगे कि प्राचीन धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन धर्मशास्त्रों के साथ साथ यहाँ पर व्याकरण, साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, दर्शन, इतिहास, भूगोल, इन सब की शिक्षा इन हिंदू संस्थानों में प्रदान की जाती थी। और मठ मंदिरों में चूंकि बड़े बड़े विद्वान, धर्माचार्य रहते थे, ये विद्यार्थियों को इन विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे। अब जहाँ तक बात रही हिंदू शिक्षण संस्थानों के संरक्षण की बात, तो यद्यपि कुछ मुगल शासकों ने भी संरक्षण दिया, उनमें अकबर का नाम सर्वोपरि है। अकबर ने मठ और मंदिरों को व्यापक रूप में अनुदान दिया। जहांगीर भी अनुदान दिया। ठीक है, तो अकबर और जहांगीर के समय में हिंदू मंदिरों और मठों को जो है राज्य की तरफ से अनुदान मिलता था, इससे खर्च चलता था। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस काल में अनेक हिंदू स्वायत्त शासक थे जो स्थानीय रूप में स्वतंत्र होते थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते थे। बड़े बड़े हिंदू जमींदार थे। तो इन स्वायत्त शासकों और हिंदू जमींदारों के द्वारा इन मठ मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया जाता था और इनके दिए गए दान से आप देखेंगे कि ये मठ मंदिर शिक्षा प्रदान करते थे। तो ये कुछ हिंदू राजा थे जो मठ मंदिरों को संरक्षण देते थे, जिससे यहाँ शिक्षा का क्या हुआ, व्यापक विकास होता है। अब इस काल में अगर आप देखें तो शिक्षा के केंद्र के रूप में, तो इस काल में जैसे वाराणसी यानी बनारस, इलाहाबाद,
इलाहाबाद, मथुरा, मथुरा, उज्जैन, उज्जैन, नदिया, मिथिला, इनके अतिरिक्त बंगाल, कश्मीर, इन स्थानों में भी हिंदू शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ और यहाँ हिंदुओं को व्यापक पैमाने में शिक्षा दी जाती थी। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में और क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इनके अतिरिक्त आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। कुछ मुस्लिम विद्वान भी संस्कृत की तरफ आकर्षित हुए, जैसे शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह जो है इलाहाबाद में आकर के यहाँ के ब्राह्मणों से संस्कृत सीखी, संस्कृत का अध्ययन किया और फिर उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, तो ये हिंदू शिक्षण संस्थाएं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था का व्यापक विकास हुआ। इस काल में केवल इस्लामी शिक्षण संस्थाओं का विकास नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ साथ हिंदू शिक्षण संस्थाओं का भी विकास हुआ। यानी समाज के दोनों वर्गों को व्यापक रूप में शिक्षा मिलती रही। अनेक हिंदू फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके मुगल प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हुए। अनेक मुस्लिम विद्वान संस्कृत का अध्ययन किए, हिंदी का अध्ययन किए। तो इस तरह से एक समन्वित शिक्षा का भी इस काल में विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको हिंदू शिक्षण संस्थाओं और उनके केंद्रों के बारे में चर्चा की। तो आज विद्यार्थियों हमने मुख्य रूप से आप देखेंगे कि मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था पर हमने आपको पूरी बातें बताई कि मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था के किस तरह से विकास होता है, क्या क्या मुगल काल में इस्लामी शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे, उनका वहाँ क्या क्या शिक्षा दी जाती थी और उनका संचालन कैसे होता था, खर्च कैसे चलते थे। फिर मुगल शासकों में बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस शासक ने शिक्षण संस्थानों के निर्माण में क्या योगदान दिया, उनके बारे में चर्चा की। फिर इस काल में हिंदू शिक्षण संस्थाओं के विकास, उनका संरक्षण कैसे होता था, वहाँ क्या शिक्षा दी जाती थी, इस पे हमने चर्चा की। तो ये मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था पर एक व्याख्यान था और इसको पढ़ करके आप जो है इस पे एक शॉर्ट नोट्स लिखिए। हाँ, कि इस पे मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था के विकास का उल्लेख कीजिए। हाँ, तो इस तरह से या तो इस पे मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आता है 150 से 200 शब्द में। ठीक है, या तो मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था के विकास का उल्लेख कीजिए, तो इस पे आपको लिखना होता है, उस पे आप लिखिए 150 से 200 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, उसका अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मुगल कालीन शिक्षण व्यवस्था संस्थाओं के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा की। आगे हम अगले वीडियो में मध्यकालीन समाज के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन समाज का स्वरूप क्या था, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज कैसा था। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।